डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमें क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज में जो टॉपिक हमें पिकअप करना है वो है एंशेंट अथॉरिटी। एंशेंट का मतलब हो गया जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के समय की बात कर रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब ये है कि क्या वहाँ पे कोई रूलर जैसी कोई पावर थी, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी थी जो डायरेक्शन देती थी लोगों को, रूल्स बनाती थी, इम्प्लीमेंट करती थी, डिसीजंस लेती थी, जैसे आज के रूलर्स होते हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, या फिर किंगडम जैसी कोई बात थी। क्या वहाँ पे कोई स्टेट था, क्या स्टेट पे रूल करने वाली कोई अथॉरिटी थी, तो उनसे रिलेटेड आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे, मतलब ऐसे डिसीजंस जो डिफरेंट इशूज़ को टच करते हो, सिंपल ना हो, डिफ़िकल्ट हो, और तरह तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट राय हो सकती है लोगों की, और फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, कैसे उनको लागू किया जाएगा। तो ऐसे इंडिकेशंस हैं कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे और हड़प्पन सोसाइटी में उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाता था, उनको लागू भी किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है कि टेक फॉर इंस्टेंस कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली है। इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे पाए गए हैं, जो वहाँ पे हाथ की बनाई हुई जो उनकी जो चीज़ें हैं, ओल्ड उस समय खुदाई में मिली हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, जगह जगह ये शब्द आ रहा है। तो उनमें यूनिफॉर्मिटी है। जैसे उदाहरण के लिए पॉटरी हो गया, मतलब वहाँ के जो बर्तन मिले हैं, सील्स जो मिली हैं, वेट्स जो मिले हैं, और ईंटें। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपकी एक यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म क्यों कहा गया? क्योंकि सबकी एक जैसी ड्रेस होती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि इतनी बड़ी सभ्यता का क्षेत्र, इतना बड़ा एरिया, उसके बावजूद भी एक एरिया से दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, चौथे एरिया में जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं तो ऐसा लगता है ये तो वही है जो यहाँ पे थी। अरे यहाँ तो ये ऐसी है जैसे वहाँ पे मिली थी, यहाँ तो ये ऐसी है यार जैसे वहाँ पे मिली थी। ये जो यूनिफॉर्मिटी की आइडेंटिफिकेशन है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। एक उदाहरण अब मैं आपको और देता हूँ कि आपके यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सो मैनी कंट्रीज, मोर देन 193 कंट्रीज, और सबके यहाँ पे स्कूल्स होते होंगे, वहाँ पे यूनिफॉर्म्स होती होंगी, सब जगह स्कूल होते होंगे, यूनिफॉर्म्स होती होंगी, पीरियड्स लगते होंगे, उनके ड्यूरेशन होंगे, सिलेबस होते होंगे, एग्ज़ाम्स होते होंगे साल में, क्लासेस होती होंगी, ग्रेड्स होती होंगी, उनको पार करते होंगे। हर जगह है। ये भी तो हम इसे भी तो हम यूनिफॉर्मिटी कहेंगे इन एजुकेशन। और सबसे बड़ी सत्ता तो गॉड की है। सोचिए, दुनिया में हर जगह लगभग कम से कम किसी न किसी रूप में लोग इसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार तो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि पूरे इंडस सिविलाइजेशन में नॉर्मली जो डिसीजंस हैं कि भाई चीज़ें कैसे बनेंगी, कैसे क्या उनके सिस्टम होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी के साथ मिलती हैं। तो सोचना पड़ता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए, यहाँ पे ब्रिक्स का एक स्पेशल एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि ऑब्वियसली मतलब क्लियरली उनका कोई एक जगह तो उत्पादन होता नहीं था, मतलब एनी सिंगल सेंटर पे उत्पादन होता नहीं था, क्योंकि अगर एक जगह हो रहा है तो वहाँ से जो चीज़ें बन के निकलेंगी तो चाहे वो हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक जाएँ तो उनमें यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनका उत्पादन तो कई जगहों पे होता था। डिफरेंट डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट में वहाँ पे ब्रिक्स के उत्पादन होते होंगे। वर ऑफ यूनिफ़ॉर्म, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें यूनिफ़ॉर्मिटी पाई जाती है। यूनिफ़ॉर्म रेशियो है, मतलब उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई का, जो कि हमने बताया था आपको 4:2:1 का, है ना? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पूरे रीजन में उनमें यूनिफ़ॉर्मिटी देखने को मिलती है, जम्मू से लेके गुजरात तक। वी हैव आल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स, इसके अलावा जो सेटलमेंट्स की हम बात करें तो वो भी स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स। अब देखिए, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जहाँ-जहाँ पे जो मटेरियल्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे बस्तियाँ बस गई, है ना? बस्तियाँ बस गई, मटेरियल मिला, बस्तियाँ बस गई। ये कोई आसान काम नहीं था, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई प्लानिंग रही होगी। कोई ना कोई उसके पीछे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने वाला रहा होगा। तो वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि हमने वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली, मतलब होता है कि जहाँ पे आप काफ़ी वहाँ का उपयोग कर सकें, वहाँ की लोकेशन आपको फ़ायदेमंद हो, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम उसे कहते हैं। तो उसके डिफरेंट कारण थे जो हमने पढ़े थे। इसके अलावा जो लेबर है, मतलब जो वर्कर्स है, जो अपना लेबर प्रोवाइड करता है, तो उसका भी मोबिलाइजेशन होता था ब्रिक्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में भी लेबर जाते रहे होंगे। इतना स्मूथ फंक्शनिंग, और उनका कंस्ट्रक्शन के लिए भी उपयोग किया जाता होगा। मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, है ना? अब पिछली ट्यूटोरियल हमने बताया था किस प्रकार से वहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म बनता है, फिर उसके ऊपर जो है इमारतें बननी शुरू होती थी। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उनके लिए बहुत बड़े लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें कैसे ढंग से चलती थी, कौन इनको ऑर्गेनाइज करता था इन एक्टिविटीज़ को, क्यों इतनी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है? तो अब बात आती है कि कोई अथॉरिटी थी, तो शायद सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या महल थे और क्या राजा थे? क्योंकि राजा होगा तो उसके महल भी होंगे, महल होंगे तो उसके साक्ष्य मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे।
तो अगर हम ये कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम ये ढूंढने की कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं उससे क्या हम ये कुछ कह सकते हैं इस बारे में कि वहाँ पे कोई सेंटर ऑफ पावर थी, या कोई डिपिक्शन देखने को मिलता है कि लोग पावर में थे। डिपिक्शन का मतलब क्या कुछ ऐसा मिला है जिससे ये शो हो कि वहाँ पे कोई पावर जैसी चीज़ थी। पावर का सीधा मतलब है रूलर यहाँ पे, चाहे वो छोटी जगह का रूलर क्यों ना हो। तो आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो वहाँ पे खुदाई में मिली हैं चीज़ें प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। इसको आपको याद रखना है, नो इमीडिएट आंसर। इमीडिएट आंसर का मतलब सीधा सीधा कोई उत्तर यस नो का नहीं मिलता, यानी यस भी नहीं पूरी तरह से, नो भी नहीं। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंडेड मोहनजोदाड़ो, लेकिन हाँ मोहनजोदाड़ो में एक बड़ा सा मतलब मिला है, बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला है बिल्डिंग का, तो जिसको कहा जा सकता है मतलब लेबल्ड एज पैलेस। उसको पैलेस माना भी गया था शुरू में आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, लेकिन अब कैसे हम कहते हैं वहाँ पे पैलेस है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड। क्योंकि अगर महल है तो महल तो भव्य होता है, तो वो भव्यता बताती है यार कि इसमें जो ग्रैंडियोर है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते होंगे, उनकी फैमिली रहा करती होगी। तो वो स्पेक्टेकुलर उतना मतलब भव्य कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, दर्शनीय कि हाँ यार ये महल रहा होगा, ये वाव चीज़ वहाँ नहीं मिली है। अ स्टोन स्टैचू वाज लेवल्ड, हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एक स्टैचू मिली है, स्टोन स्टैचू है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये वर्ल्ड में फेमस है। तो वॉज लेवल्ड, लेवल्ड मतलब ये माना गया कि जो स्टोन स्टैचू है कंस्टिट्यूट्स टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग, उसे प्रीस्ट किंग कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्टैचू की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं ये स्टैचू बहुत छोटी सी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर के लगभग है ये हाइट में, मतलब हाइट की मैं बात बता रहा हूँ। मोहनजोदाड़ो में से 1927 में खोज निकाला गया था, और इस ओरिजिनल स्टैचू का आपको देखना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जो कराची में जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे है ये। तो इस स्टैचू को देखने के बाद मतलब ये हो कि भाई ये कोई किंग रहा होगा, कोई रूलर रहा होगा, लेकिन ये रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड रहा होगा। तो प्रीस्ट किंग की संज्ञा उसको दी गई। दिस इज बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट वर फैमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री। ओह, अब यही है कि आप स्टडी करते चले आ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो, जानते होंगे कि मेसोपोटामियन हिस्ट्री में प्रीस्ट किंग की क्या भूमिका हुआ करती थी। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो प्रीस्ट किंग थे तो उनका पैरेलल माना जाता है कि यहाँ पे भी था, इंडस रीजन में। मेसोपोटामिया में क्या है कि जो प्रीस्ट किंग हुआ करते थे, है ना, या प्रीस्टिसेस, तो उनको राजा के बराबर दर्जा प्राप्त था। मतलब कहा जाए कि जो पूजा पाठ वगैरह कराने वाली जो जो अथॉरिटी हुआ करती थी और जो रूलिंग अथॉरिटी होती थी जिसे हम किंग कहते हैं, तो प्रीस्ट एंड किंग ये दोनों इक्वल होते थे। बल्कि जो प्रीस्ट होता था वो गॉड, और जो मतलब एक तरफ गॉड हो गया, एक तरफ जो पीपल हो गए, उनके बीच में वो मीडिएटर का काम करता था। वो आज भी है, लगभग हर मजहब में, हर पंथ में ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था है जहाँ पे ये होते हैं। लेकिन उस वक्त उनको बहुत ही पावर प्राप्त थी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट ड्यूटीज़ होती थी उनकी। रिलीजन में, गवर्नमेंट में, इकोनॉमी में उनका दखल होता था, बहुत ही हाई पोस्ट उनकी होती थी। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ भी था? तो वो चीज़ यहाँ लिखी गई कि बट एज वी विल सी पेज 23, द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलीजन और रिलीजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अभी तक पूरी तरह समझ में आई नहीं है। मतलब एक तरफ तो समझ में नहीं आई है अभी तक, और ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं मिले, ऐसे कोई साधन भी नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि जो लोग मान लीजिए कि वहाँ पे कोई रिचुअल प्रैक्टिसेस कराने वाला था वहाँ पे, तो जो वर्ग ये सब कराता था, क्या उसको पॉलिटिकल पावर भी उसके पास थी? जैसा कि यहाँ पे क्लियर है मेसोपोटामियन हिस्ट्री में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ऐसा था। तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस ओपिनियन के हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी उनमें कोई रूलर था ही नहीं। मतलब इस जो पैराग्राफ देखिए, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आप सुनते चलिए, पढ़ते चलिए, 10 बार ना पढ़ना पड़े, ना समझना पड़े। कि इस जो पैराग्राफ में हमने देखा कि कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिली जिसे हम पूरी तरह से पैलेस कह सकें। कोई अथॉरिटी थी कि नहीं, उसका यस और नो का क्लियर उत्तर हमें नहीं मालूम है। प्रीस्ट किंग की जो है स्टैचू मिली है, पर हम ये नहीं कह सकते कि मेसोपोटामियन हिस्ट्री और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में प्रीस्ट किंग की जो जो पावर हुआ करती थी वो पावर उनके पास है, क्योंकि हमें रिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं पता है पूरी तरह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और जो कराते थे क्या उनके पास पॉलिटिकल पावर थी, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ आर्कोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वहाँ पे इसमें जो पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं, कोई रूलर ही नहीं था, और जब कोई रूलर नहीं होगा तो सबका इक्वल स्टेटस था। ध्यान रखें आप कि नो रूलर और इक्वल स्टेटस ऑफ पीपल, सब अपने आप में अपने हिसाब से काम करते थे, सबको बराबर दर्जा प्राप्त था। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं था। कहने का मतलब वहाँ पे रूलर थे लेकिन कोई एक रूलर नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत से रूलर थे, यानी बट सेवरल,
दैट मोहनजोदाड़ो हैड अ सेपरेट रूलर। उदाहरण के लिए जैसे मैंने मान लीजिए कि मोहनजोदाड़ो है तो उसका रूलर अलग होगा, हड़प्पा है तो उसका रूलर अलग होगा, एंड सो फोर्थ। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स। लेकिन वही बात यहाँ आती है कि इतनी यूनिफॉर्मिटी वहाँ देखने को मिलती है, तो क्या सारे के सारे रूलर्स मिलकर जो डिसीजन लेते थे अपनी जगह हर जगह लागू कर दिया करते थे? जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो पूरे भारत में लागू होता है, कुछ ऐसा था क्या? तो हड़प्पा ये हो गया। इसके अलावा येट अदर्स आर्ग्यू, अब एक विचार आपको और पढ़ना है, वो आर्ग्यू ये करते हैं दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। तो वो कहते हैं कि जो पूरी जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स मिले हैं आपको, जो आपको मैप में याद भी रखना है क्योंकि आपके मैप वर्क में है। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट मिले, इन सब पर एक रूलर हुआ करता था और ये पूरा का पूरा एक स्टेट था। जैसे इंडिया स्टेट है और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स एक प्रकार से प्रोविंस हो जाएंगी और उनका एक कोई ना कोई स्टेट रूलर रहा होगा। तो देयर वाज ए सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलरिटीज इन आर्टिफैक्ट्स। तो उनका एक उनका एक यहाँ पे तर्क भी है। यानी पहली बात आपको याद रखना है कि सिंगल स्टेट की भी यहाँ पे परिकल्पना की गई है और उसकी वजह है कि आर्टिफैक्ट्स में सिमिलरिटी देखने को मिलती है, एविडेंस हैं जहाँ पे हमें प्लांट सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे कितनी नियोजित बस्तियाँ मिली हैं, कितनी प्लांट तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होते थे, सड़कें हैं, ड्रेनेज है, घर के अंदर कुआं है, आंगन है ना। स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ द ब्रिक, ब्रिक का एक रेशियो में देखने को मिलता है, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम है, उनका साइज सेम है। और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अपने नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हैं, जो मैंने अभी तक तो हमें सब पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतने ढंग से कैसे? तो एज ऑफ नाउ अभी तक तो यह है कि द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब थोड़ा ज़्यादा सुटेबल लगती है। लास्ट थ्योरी का मतलब कि जो पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका था, जो हड़प्पन स्टेट रहा होगा कोई ना कोई, और वो स्टेट तो था ही, अब उसका कोई ना कोई रूलर रहा होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि स्टेट में यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है ना। यूनिफॉर्मिटी आर्टिफैक्ट्स में है ना, इस्टेब्लिशमेंट्स में, ब्रिक का रेशियो जो है, वो सारी चीज़ें। एज इट इज़ अनलाइकली दैट, क्योंकि एक बहुत कम संभावना नज़र आती है कि इंटायर कम्युनिटीज़, मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। अब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ वाले रहने वाले लोग हैं, तो अब बहुत बड़ा एरिया है, तो इकट्ठा मिल के वो कलेक्टिवली कोई ऐसा डिसीजन लें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस तो नहीं ले सकते थे। कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो सब मिलकर क्या कहीं इकट्ठा होंगे, वहाँ कोई डिसीजन लेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो नहीं थे जो आज हैं कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, मैनेजर है, कोई डिसीजन लेता है, पूरे स्कूल पर लागू हो जाता है। गवर्नमेंट है, कोई डिसीजन लेती है एजुकेशन से रिलेटेड, तो पूरे पूरे इंडिया में लागू हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड का कोई उन्होंने कोई रूल बनाया तो सारे स्कूलों में अपने आप लागू हो जाता है। मान लीजिए अगर ये अथॉरिटी ना होती तो क्या ये पॉसिबल था कि, है ना, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स होंगे और उनमें कोई रूल लागू किया जा सके? तो अथॉरिटी होने का यही फ़ायदा होता है, नहीं सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे। तो ये यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद एंड ऑफ सिविलाइजेशन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो वो अगले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।